हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए दोस्तों, आज हम IMED जो कि है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका चैप्टर नंबर 2 यानी पाठ दूसरा लेकर के आए हैं। और यह जो है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सभी ब्रांच में क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। सभी ब्रांच में इसको आना ही आना है। तो दोस्तों देखिए, जो इसका दूसरा चैप्टर है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि व्यावसायिक वातावरण की स्कैनिंग, इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि कैसे भी इस वीडियो का PDF आपको मिल जाए, तो आपकी स्क्रीन पे अभी एक फ़ोटो दिखाई दिया होगा, और जनरली टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है। इसको आप EDU_SCORE इलेक्ट्रिकल 5th सेम सर्च कीजिए, आ जाएगा, ज्वाइन कीजिए वहाँ से, या बिना ज्वाइन किए वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। या आपको उतना भी कष्ट नहीं करना है, दिक्कत नहीं उठाना है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए PDF। और चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में यानी कि हमारे भारत में 1991 यानी 1991 में लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण तथा प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की प्रोसेस स्टार्ट की गई। देखिए, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि जैसे कि आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, आर्थिक गतिविधियां उस पे से स्टेट के यानी राज्य के नियंत्रण को समाप्त करने की प्रक्रिया या संसाधन होती है। लिबरलाइजेशन क्या होती है, उदारीकरण क्या होती है कि सरकार के हस्तक्षेप को समाप्त करता है यह, जिससे क्या होता है कि उद्यमिता के विकास में, उद्यमी जो होता है उसके विकास में या उद्यमिता के विकास में मदद मिलती है। तथा प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, तो देखिए जैसे कि भारत में देख लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत पहले हमारे यहाँ BSNL था, भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या था वो, गवर्नमेंट की थी, लेकिन उसकी व्यवस्था इतनी खराब थी कि कईयों देश में जब 4G की नेटवर्क आ चुकी थी तब भी यह 3G पर ही काम कर रहा था, 3G पर अभी काम कर रहा था। तो सरकार इसको प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण कर दी, यानी इस फील्ड में यह कह दी, जैसे कि हमारे पास आइडिया था, हम एंटरप्रेन्योर थे, हमारे पास उद्यमिता था, तो प्राइवेटाइजेशन से हमें फ़ायदा मिला। हमारे दिमाग में बहुत ही आइडिया थी कि अगर सरकार टेलीकम्युनिकेशन को निजीकरण कर देता यानी प्राइवेट कर देता, तो मैं अपने आइडिया को इसमें विकास कर लेता। वैसे ही जैसे जियो आया बहुत साल पहले, 299 में 1 GB नेट मिलती थी, आज डेली 1.5 GB नेट मिलती है 199 रुपये में। ये प्राइवेटाइजेशन के फायदे होते हैं। तो देखिए, और यह कब की गई भारत में स्टार्ट, 1991 में। इससे इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के विकास के लिए बेहतर परिवेश बनने में मदद मिला। और जब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और उदारीकरण में क्या हुआ, उद्यमिता के विकास के बहुत ही अच्छे माहौल बन गए, इन्वायरमेंट बन गए। बहुत से फील्ड जैसे टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, सिविल एविएशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल को अब प्राइवेट कंपनियों के द्वारा खोल दिया गया। देखिए, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ तो जो टेलीकम्युनिकेशन था इसमें भी बहुत सारी कंपनियां आई, एयरटेल आया, आइडिया आया, बहुत पहले टेलीनार, यूनिनार ये सब भी आए थे, टाटा डोकोमो आया। तो इस फील्ड में आए और कंपटीशन बढ़ा, एक दूसरे से इन लोग क्या किए, बेहतर और कम रेट पर सर्विस प्रोवाइड कराते रहे। बैंकिंग आया, पहले की बैंकिंग थी पोस्ट ऑफिस वाली बैंक या पूर्वांचल बैंक, लेकिन जैसे ही आया HDFC, ये सब प्राइवेट बैंक, ICICI बैंक। सिविल एविएशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जैसे कि पहले
जो ऑयल एंड नेचुरल गैस जो प्राइवेट हाथों में गई, तो अंबानी की कुछ कंपनियां ऑयल एंड नेचुरल गैस के उत्पाद करने लगी, रिलायंस, बाकी कुछ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडेन, ये सब क्या की कि अब ऑयल और नेचुरल गैस की उत्पादन मतलब कि इन सब फील्ड में भी आ गई। अब देखिए विदेश से व्यापार तथा पूंजी का इंपोर्ट बढ़ गया। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो विदेश से क्या हुआ, निवेश, यानी कि विदेश से पूंजी आने लगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर के अपनी ब्रांच खोल रही हैं, तो यानी विदेश से निवेश बढ़ गई, जिससे भारत दुनिया की इकोनॉमिकल पावर में काउंट किया जाने लगा। जैसे दुनिया भारत की आर्थिक शक्ति के रूप में गिना जाने लगा। आजकल इंटरनेशनल लेवल पर नई इकोनॉमिकल नीति अपनाई जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हुई है कि नई अर्थव्यवस्था नीति अपनाई जा रही है, जो कम एनर्जी की कंजप्शन तथा अधिक टेक्नोलॉजी के यूज पर बेस्ड है। जो किस पे बेस्ड है? कम एनर्जी का यूज तथा अधिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आयरन मटेरियल के जगह नए नए मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, और लोह के मटेरियल के जगह पे नए नए मटेरियल का यूज किया जा रहा है, जिससे प्रोडक्ट छोटा और लाइट होता जा रहा है। देखिए मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ। जो पहले की साइकिल हुआ करती थी उसमें जो रॉड्स लगे होते थे वो एकदम कैसे लगे होते थे? सॉलिड, यानी कि वो खोखले नहीं होते थे, सॉलिड होते थे। लेकिन जो अब की साइकिल बाईसाइकिल आ रही है उसकी जो रॉड आ रही हैं वो हालो आ रही हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि कम मटेरियल यूज होने की वजह से आज की जो साइकिल हो रही हैं वो बहुत ही हल्की हो रही हैं। देखिए, तथा लाइट होता जा रहा है, और उसकी ट्रांसपोर्ट चार्ज भी कम हो जा रहा है, और उसकी यातायात की खर्च भी क्या हो जा रही है? कम होती जा रही है। तो देखिए, चेंज होते हुए बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। उसमें एक छोटे स्केल की इंडस्ट्री का महत्व तो क्या होता है? और भी दोस्तों बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग, यानी व्यावसायिक वातावरण की स्कैनिंग के लिए हम उन वर्किंग यानी कार्यकारी कंडीशंस यानी परिस्थितियों की जांच करते हैं। उन कार्यकारी परिस्थितियों की जांच करते हैं जिनमें कोई व्यापारी वर्क करता है, जिसमें कोई व्यापार वर्क करता है। तो देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को हम मेनली 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो व्यावसायिक वातावरण होता है उसको हम मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है, देखिए इन जो 6 भाग हैं वो 6 भागों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले जान लेते हैं कि 6 भागों में कौन कौन से 6 भागों में डिवाइड किए हैं। तो देखिए, पहला होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी राजनैतिक परिवेश। दूसरा होता है इकोनॉमिक यानी आर्थिक। तीसरा होता है सोशल इन्वायरमेंट यानी सामाजिक परिवेश। चौथा होता है टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। पांचवा होता है लीगल यानी कानूनी, और छठा होता है कल्चरल यानी सांस्कृतिक। तो चलिए दोस्तों, ये 6 भागों में बांटा गया है बिजनेस इन्वायरमेंट को। तो इन 6 भागों को एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी राजनैतिक परिवेश। तो देखिए, किसी बिजनेस को फैलाने के लिए उचित राजनैतिक परिवेश का होना आवश्यक है। यदि कोई बिजनेस है उसको फैलाना है तो उसके लिए क्या है? उचित राजनैतिक परिवेश इन्वायरमेंट का होना एकदम आवश्यक है। देश अथवा विदेश का राजनीतिक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को, नएपन को बढ़ावा दे। देखिए, चूँकि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता है उसके नएपन को बढ़ावा दे। यानी कि जैसे कि हमारे देश में जब फ्लिपकार्ट कंपनी आई थी तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा था सरकार के द्वारा, ताकि चलिए ये ठीक है, इससे अगर ये कुछ गड़बड़ करता है तो सरकार इस पे एक्शंस लेगी। तो सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत में ऑनलाइन मार्केटिंग जो हुई बहुत ही अच्छे से पनपने लगी और आज अपना जड़ फैला चुकी है।
तो ये है कि जो नएपन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जरूरी होता है। उसका नीतियाँ, तकनीकी तथा कौशल के विकास को बढ़ावा देने वाली होना चाहिए। जो कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा होता है कि जो इंटरप्रेन्योरशिप के नीतियाँ, टेक्नोलॉजी तथा कौशल के विकास को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। आगे देखिए, इकोनॉमिक, व्यापार के लिए आर्थिक परिवेश ऐसा होना चाहिए जिससे बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। अब देखिए, व्यापार के लिए क्या होना चाहिए, आर्थिक परिवेश ऐसा होना चाहिए जिससे बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। तो देखिए, बैंक से लोन आसानी से पास हो और सरकार के प्रोडक्ट पर सब्सिडी जैसी सुविधा भी मिल सके। तो देखिए, इकोनॉमिक यानी कि बैंक से लोन आसानी से पास हो, यानी इंडिया में अगर कोई इंटरप्रेन्योर अपना व्यापार खोल रहा है, यदि उसको पैसे की ज़रूरत हो तो बैंक से उसको आसानी से लोन मिल जाए तथा उसके प्रोडक्ट पे सब्सिडी मिल जाए। जैसे कि सब्सिडी की बात आती है तो जैसे कि आप सपोज कर लीजिए कि गैस खरीदते हैं, तो गैस खरीदते हैं तो गैस की एक्चुअल पैसा आप लोग जमा करते हैं, जिससे क्या होती है, सरकार के तरफ से कुछ पैसा आपको रिटर्न आपके अकाउंट में डाल दी जाती है, उसको कहते हैं सब्सिडी। वैसे ही आप जब ब्लॉक पे जाते हैं फर्टिलाइजर्स खरीदने, खाद खरीदने, तो वहाँ से क्या होता है कि खाद की एक्चुअल पैसा आपसे ली जाती है और उसमें से कुछ पैसा सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। तो यानी कि बैंक से लोन भी हो और प्रोडक्ट पे सब्सिडी भी मिल सके। देखिए दोस्तों, आगे इलेक्ट्रिक यानी विद्युत तथा पानी जैसी फैसिलिटी भी अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि आप एक इंडस्ट्री खोल रहे हैं, उस इंडस्ट्री में सबसे ज़रूरी आज के डेट में क्या है कि प्रोडक्शन के लिए पानी और बिजली। तो बिजली और पानी की जैसी जो सुविधा है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। अगला देखिए जो है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, यानी कि सामाजिक परिवेश। तो बिजनेस की इंक्रीजमेंट में वहाँ के समाज का इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखिए, किसी भी व्यापार के बढ़ोतरी में वहाँ के समाज का क्या होता है, मुख्य भूमिका होता है। वहाँ रहने वाले कंज्यूमर यानी उपभोक्ता का रहन सहन कैसा है, यानी कि वहाँ पे रहने वाले उपभोक्ता का रहन सहन कैसा है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप आप बहुत ही महंगी बिस्किट की दुकान यानी महंगी बिस्किट की फैक्ट्री क्या कर दिए हैं, एक ऐसे एरिया में खोल दिए हैं जहाँ के लोग केवल पार्ले जी खाने वाले हों। तो वहाँ के लोग जब पार्ले जी खाने वाले हों केवल, और वहाँ पे आप खोल दिए हैं बहुत महंगे बिस्किट की फैक्ट्री, तो आपकी व्यापार पे जरूर ही क्या होगा कि इफेक्ट पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए कि यहाँ के लोग मतलब कि बहुत कम पैसे वाले आटे जो होता है आटे की रोटी खाने वाले हों, और वहाँ पे आप बहुत महंगे आशीर्वाद आटा जैसा क्या खोल दिए हों, फैक्ट्री खोल दिए हों, तो आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। आपके बिजनेस पे क्या होगा, डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, उसके खर्च करने की कैपेसिटी कैसी है, यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोग का रहन सहन कैसा है तथा उसके खर्च करने की कैपेसिटी कैसी है, व्यापार के बारे में क्या क्या सोचता है और वहाँ के लोग व्यापार के बारे में क्या क्या सोचते हैं। इस बातों पर बिजनेस का फ्यूचर बहुत हद तक डिपेंड करता है, और इस बातों पर व्यापार का भविष्य क्या होता है दोस्तों, बहुत हद तक निर्भर करता है। आगे देखिए टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी एक पार्ट है जो बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो देखिए, तकनीकी आकलन में हम व्यापार के कंपटीशन तथा रिस्क का आकलन करते हैं। तकनीकी आकलन से यानी कि टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन से हम क्या करते हैं, व्यापार के कंपटीशन तथा रिस्क का कंपैरिजन करते हैं। इसके साथ ही हम बिजनेस में इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी आदि का भी आकलन करते हैं, और इसके साथ साथ उसका इफिशियंसी कैसा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है आदि, इन सब का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। आगे देखिए लीगल, बिजनेस पर लागू होने वाले नियम कानून, डिफरेंट टाइप के टैक्स ETC व्यापार गतिविधियों पर इफेक्ट डालते हैं। देखिए, जैसे कि हम बिजनेस खोल दिए हैं, तो बिजनेस पे क्या होता होगा, बिस्किट खोल दिए हैं, बिस्किट बनाने वाली एक फैक्ट्री खोल दी है, एग्जाम्पल की तरह हम ले रहे हैं। तो वहाँ से एक कुछ होता है FSSI ऐसा करके कुछ होता है, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से कुछ ऐसा आता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें शुगर सब क्या क्या यूज हो रहा है
उसका डिटेल आपको गवर्नमेंट को देना होता है, वहाँ से पास होता है तब आपकी बिस्किट बननी तैयार होती है। देखिए, बिस्किट पर लागू होने वाले नियम कानून डिफरेंट टाइप के टैक्स ईटीसी व्यापारिक गतिविधियों को इफेक्ट डालते हैं। देखिए, जैसे कि व्यापार हम खोल रहे हैं, उस पर अगर टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है तो ये भी हम इफेक्ट डालता है, तथा डिफरेंट प्रकार के जब नियम लगने लगते हैं तो उस पर भी क्या होता है, हमारे व्यापार पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये सब क्या होता है, ये टैक्स हैं जो कि बिजनेस में लगते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कल्चरल, तो व्यापार की संरचना वैल्यू का भी सफलता बहुत योगदान होता है। व्यापार की संरचना वैल्यूज का भी सफलता बहुत योगदान होता है। देखिए, उपरोक्त सभी प्रकार के पॉइंट पर विचार करने के बाद, और ऊपर के सभी पॉइंट पे विचार करने के बाद, कौन कौन से पॉइंट, राजनैतिक परिवेश, आर्थिक सामाजिक परिवेश, तकनीकी, कानूनी और सांस्कृतिक, इन सभी पे विचार करने के बाद यह तय किया जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। देखिए, यह तय किया जाता है कि कोई चीज़ बिजनेस वातावरण के लिए सूटेबल है या नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है हम लोगों का नेशनल एंड स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय तथा राज्य औद्योगिक नीतियाँ। राष्ट्रीय तथा राज्य औद्योगिक नीतियाँ, नेशनल एंड स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये हेडिंग है। तो देखिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड राष्ट्रीय तथा राज्य नीतियों में कई चेंज किए गए हैं। देखिए, औद्योगिक से के संबंधित स्टेट तथा सेंट्रल, राष्ट्रीय तथा राज्य नीतियों में बहुत से बदलाव किए गए हैं। यानी स्टेट और सेंट्रल में के नीतियों में, पॉलिसीज में बहुत बदलाव किए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। जिनमें से दोस्तों कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि राज्य औद्योगिक नीतियाँ। तो देखिए, विभिन्न फील्ड में प्राइवेट तथा निर्देशी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई है। स्टेट क्या कहता है कि आप भिन्न भिन्न क्षेत्र में क्या करते हैं कि प्राइवेट में आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं, पूंजी लगा सकते हैं। राज्य के द्वारा ये बोला, क्या वो नेशनल के द्वारा बोला जाता है राष्ट्रीय, ये सेंट्रल की नीतियां हैं। जैसे कि आप टेलीकम्युनिकेशन में लगा सकते हैं, आप ऑयल और कोल में लगा सकते हैं, आप बहुत सारी जो गैस में लगा सकते हैं, नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में लगा सकते हैं, ब्रिज बनाने में लगा सकते हैं। बहुत सारी पूंजियों में आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल को लगा सकते हैं। अज्ञात रिलेटेड रुकावटों को दूर किया गया। उसमें जो ऐसी रुकावटें जो कि मालूम नहीं होती हैं और वो स्टार्ट करने के बाद आती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम, जैसे कि बिजनेस में ऐसा प्रॉब्लम कि जब वो पहले से होती नहीं है, अब जब आप स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आपको एक फैक्ट्री स्टार्ट करना हो, तो फैक्ट्री के लिए जब ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन के इशू में अगर आपको कोई ज़मीन को अगर कलेक्ट करने में आपको कोई इशू पैदा होता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी मदद करती है। नए व्यापार के लिए लिसनिंग की प्रोसेस को इजी बनाया गया। ये नए नए व्यापार आप खोलते हैं तो आपके व्यापार को दूसरों को सुनाने की जो प्रक्रिया होती हैं उसको भी आसान किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों तथा लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया गया। पिछड़े क्षेत्र और छोटे उद्योग के, छोटे इंडस्ट्री के विकास में क्या किया गया, बढ़ावा किया गया। ये नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यानी कि राष्ट्रीय औद्योगिक नीतियाँ। लोन प्राप्त करने की प्रोसेस को इजी बनाया गया। और क्या दोस्तों, जो लोन होता है वो लेने की जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है उसको आसान बना दिया गया। ऐसे आइटम की नंबर जिनको इंडस्ट्री लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। देखिए, अगर आप इंडस्ट्री लाइसेंस लेने जाएंगे, या आप ऐसे सपोज कर लीजिए कोई आपको मेडिकल की दुकान खोलनी हो, जब आप मेडिकल की दुकान खोलते हैं तो उसके लिए, उसकी लाइसेंस को लेने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, बहुत से डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। ऐसा ना हो मतलब कि लाइसेंस को लेने के लिए डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट के नंबर को घटा करके क्या कर दिया गया, 15 कर दी गई है। ऐसे इंडस्ट्री का नंबर जो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं घटाकर 6 कर दिए गए हैं। जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं ऐसे क्या इंडस्ट्री, उनको घटा करके कितने कर दिए गए हैं, 6 कर दिए गए हैं।
जिनमें रक्षा उत्पाद, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल, खनिज, ऑयल ईटीसी शामिल हैं। रक्षा उत्पाद, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल, खनिज, ऑयल ईटीसी शामिल हैं। देखिए, मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अधिक से अधिक प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देना। मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए यानी कि बस, ट्रेन, खाने की सामान, ये सब जो है इसमें क्या किया गया, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। ऑयल जो ऐसे हो गया, तेल, जिनमें एनर्जी, परिवहन, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, शिपिंग आदि शामिल है। अब देखिए दोस्तों, अभी तक तो हम नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे थे, यानी कि राष्ट्रीय औद्योगिक नीतियाँ। अब हम पढ़ेंगे राज्य औद्योगिक नीतियाँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है स्टेट इंडस्ट्रीज पॉलिसी, यानी कि राज्य औद्योगिक नीतियाँ। तो देखिए, नेशनल इंडस्ट्री पॉलिसी यानी कि राष्ट्र औद्योगिक नीतियों में सुधार करने के लिए साथ साथ स्टेट लेवल पर भी अनेक सुधार किए गए। जैसे कि जो कि हमारा राष्ट्र औद्योगिक नीतियाँ है, उसमें सुधार करने के साथ साथ हम लोग क्या किए कि जो हमारी राज्य लेवल की क्या है नीतियाँ हैं, उनमें भी क्या किए गए, सुधार किए गए। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एरिया, औद्योगिक एरिया का निर्माण। जैसे कि औद्योगिक एरिया का निर्माण किया गया कि यहाँ पे आप यहाँ इस फील्ड में क्या लगा सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि चमड़ा उद्योग जो कि आगरा के आसपास था, जिसके से क्या होता था कि कारखानों से जो धुएं निकलती थी, वो धुओं के कारण वहाँ पे एसिड रेन होता था आगरा के क्षेत्र में, जिसके कारण क्या होता था कि एसिड रेन होने के कारण क्या हो रहा था कि ताजमहल का जो चमक है वो जा रहा था। तो उस फील्ड की एरिया को क्या कर दिया गया दोस्तों कि यहाँ पे अब इंडस्ट्रियों को सारे बंद कर दिया गया, लेकिन दूसरे जगह इंडस्ट्री के एरिया का यानी इंडस्ट्री क्षेत्र का निर्माण किया गया। डीआईसी यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डीआईसी मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की स्थापना और विस्तार। डिफरेंट टाइप के लाइसेंस को समाप्त करना, और जो ऐसे लाइसेंस जो कि ना के बराबर हों लेकिन उनको लगाना के लिए क्या करते थे एंटरप्रेन्योर, जैसे कि उनका कोई मतलब नहीं है लाइसेंस का, लेकिन उनको लगाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता था। ऐसे लाइसेंस को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी के रेट में कंसेशन, और विद्युत के रेट में क्या कर दी गई दोस्तों, कंसेशन दी गई। सब्सिडी और टैक्सेस में छूट ईटीसी शामिल है। ये राज्य के द्वारा दिया गया कि हमारे यहाँ आइए, आप कंपनी लगाइए, आपको बिजली के रेट में भी कमी मिलेगी, सब्सिडी भी मिलेगा, और टैक्सेस में भी क्या होंगी, शामिल होंगी। तथा आपको हमारे राज्य में बहुत सारे इंडस्ट्री की एरिया क्या है आप कहीं भी यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं। देखिए, कुछ राज्यों का मेन इंडस्ट्री पॉलिसी निम्न प्रकार के हैं। कुछ राज्यों की मुख्य औद्योगिक नीतियाँ निम्न प्रकार के हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की नीतियाँ क्या हैं, कानपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करना। कानपुर में क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का स्थापित करना। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का विकास करना, और नोएडा में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का विकास करना। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां आती हैं या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इंडस्ट्री आती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है कि जाइए आप अपना जो स्टार्टअप है वो नोएडा में करिए। जबकि जो भी सॉफ्टवेयर तथा टेक्नोलॉजी कंपनियां आती हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है कि जाइए आप कानपुर में अपना स्टार्टअप कीजिए। यूपीएसआईडीसी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना करना, और यूपीएसआईडीसी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना करना। जबकि दोस्तों जो हमारी हरियाणा राज्य है उसमें कार्य प्रणाली को सिंपल करने तथा टाइम बाउंड क्लियरेंस को सुनिश्चित करने हेतु अनेक इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए। यानी कि आपको कितने घंटे काम करना है, यहाँ से लेकर के क्या क्या काम करना है, इस जो यह सारी बातें हैं उसको क्लियर करना। इंडस्ट्रियल असिस्टेंस ग्रुप की स्थापना करना, इंडस्ट्रियल असिस्टेंट ग्रुप की स्थापना करना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है मार्केट सर्वे यानी बाजार सर्वेक्षण। मार्केट सर्वे यानी बाजार सर्वेक्षण। देखिए, बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि जब एक उद्यमी अपने मन में एक प्रोजेक्ट का विचार करता है, यानी कि जब एक उद्यमी के मन में कोई प्रोजेक्ट आता है तो
उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम ज्ञात होता है। तो उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है दोस्तों, बहुत कम पता होता है। इस विचार को मूर्ति रूप देने तक उद्यमी को बहुत सी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, और ये जो विचार आता है उसको हकीकत में बदलने तक क्या होती है कि उद्यमी को क्या होती है कि बहुत सी जानकारियों की ज़रूरत होती है। आगे देखिए, प्रोजेक्ट में यूज होने वाला रॉ मटेरियल, यानी कि उसके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट आया है तो उसमें लगने वाले कच्चे माल, प्रोडक्ट बनने के लिए इक्विपमेंट और प्रोडक्ट को बनाने के लिए उपकरण और मशीन, मार्केट में पहले से मौजूद कंपटीटर और जिसके फील्ड में इसको विचार आया है उस फील्ड में मार्केट में उसके कंपटीटर कितने हैं। आगे सप्लायर, उसके सप्लायर कौन कौन से हैं, और कस्टमर्स कैसा है, प्रोजेक्ट के लिए लोन की सहायता तथा प्रोजेक्ट के लिए लेबर आदि की जानकारियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, हमारे जैसे कि हमारे दिमाग में किसी कंपनी के रिलेटेड कि हमें इस कंपनी को स्टार्टअप करना है, यानी कि हमें कुछ प्रोडक्ट मान लीजिए कि इस जो वीडियो है इसमें स्टार्टिंग से हम बिस्किट का एग्जांपल लेते आए हैं। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे दिमाग में एक ऐसा पहले था पार्ले बिस्किट था, हमारे दिमाग में एक ऐसा आया कि पार्ले बिस्किट से अच्छा एक टाइगर का ग्लूकोज बिस्किट बनाते हैं, आया मेरे दिमाग में। तो मेरे दिमाग में तो ये आया कि एक ग्लूकोज बिस्किट बनाते हैं, लेकिन उसको ग्लूकोज बिस्किट के आइडिया को रियल में बदलने के लिए हमारे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन थी। तो हम क्या किए कि अब बिस्किट को बनाने के लिए कच्चे माल कहाँ से आएंगे, और तथा उस बिस्कुट को बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ लगेंगे, उसमें कौन कौन सी मशीन लगेंगी, और जब हमारी बिस्किट बन जाएगी तो उस बिस्किट के कंपटीशन के लिए मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, जैसे पार्ले जी है, 2020 है, और कौन सी हैप्पी है, बहुत सारे बिस्किट उसके कंपटीशन में हैं। तो पहले से मौजूद हम कंपटीटर पता करते हैं, फिर हम किसको सप्लाई करते हैं कि सप्लायर कौन कौन से हैं, और कस्टमर पे हम लोग देखते हैं कि कस्टमर आखिर इन दिनों कौन सा चीज़ ज़्यादा, जैसे कि एडवर्टाइज कराते हैं बहुत अच्छे से, तो कस्टमर भी क्या होता है उसके एडवर्टाइजमेंट के जाल में फंस के और हमारी प्रोडक्ट को लेने लगता है। और लेबर कहाँ से आएंगे, ये सभी जानकारियाँ क्या होती है लेना पड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सारे की बात यहाँ तक दोस्तों यही थी। इसलिए यह आवश्यक है कि उद्यमी को योजना बनाते समय मार्केट सर्वे करे तथा एवं जानकारियाँ प्राप्त करें। तब यह जरूरी होता है कि ये सारी जानकारियाँ जो ऊपर अभी बताई गई, इसको प्राप्त करने के लिए उद्यमी क्या करे, मार्केट बाजार सर्वेक्षण करे और ये सारे जानकारियों को प्राप्त करे। आगे देखिए दोस्तों, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जानकारी अगली टॉपिक है कि कच्चे माल से संबंधित जानकारियाँ। तो देखिए, प्रोजेक्ट में यूज होने वाले रॉ मटेरियल के चयन और अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए निम्न प्रश्न सहायक होते हैं कि हमें कैसी रॉ मटेरियल लेनी चाहिए, और उनके बारे में और अधिक जानकारियाँ के लिए निम्न बातें कौन कौन सी बातें सहायक हैं। तो देखिए, रॉ मटेरियल का मेन उत्पादक कौन है, कि उस रॉ मटेरियल को कौन बना रहा है, जैसे कि किसान। रॉ मटेरियल आयात करने में सरकारी नियम क्या है, अगर रॉ मटेरियल कच्चे माल को हम लेते हैं तो सरकारी नियम क्या है कि हमें किसान को कितना देना होगा फिक्स रेट, या उस पर जीएसटी कितना लगेगा। तैयार उत्पाद की कंपैरिजन में रॉ मटेरियल की लागत का परसेंटेज क्या है। यदि हम बना दिए हैं उस रॉ मटेरियल से, जितना हम प्रोडक्ट बना दिए हैं, तो उस रॉ मटेरियल की कीमत तथा उस प्रोडक्ट की कीमत में कितना अंतर आ रहा है, ये सब देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मशीनरी तथा उपकरण संबंधित जानकारी। देखिए दोस्तों, अगली जो टॉपिक है वो मशीनरी तथा उपकरण संबंधित जानकारी। देखिए, प्रोजेक्ट में यूज होने वाले मशीन तथा आवश्यक उपकरणों के चयन और अन्य इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए निम्न क्वेश्चन सहायक होते हैं। यानी कि जो हमारी प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन सी मशीन यूज होंगी, उस तथा
कौन कौन से आवश्यक इक्विपमेंट मतलब कि जरूरी औजार यूज होंगे, उसको हम कैसे चयन करते हैं, इस बात को क्या करते हैं, इस बात को पता लगाने के लिए निम्न क्वेश्चन जो है हमारी सहायक हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए, मार्केट में मौजूद भिन्न भिन्न ब्रांड की मशीन की कैपेसिटी और एफिशिएंसी क्या क्या है। जो मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार की मशीन उपलब्ध हैं उसकी कैपेसिटी और इफिशिएंसी क्या क्या है। मशीन्स की टैक्स यानी मशीन की टैक्स कितनी है, अगर हम उस मशीन को ढो करके लाते हैं तो ट्रांसपोर्ट में कितना जाएगा, तथा अन्य पुर्जों सहित कुल क्या कीमत होनी चाहिए। अगली बात आती है मशीन पर सप्लायर द्वारा दी जाने वाली गारंटी या वारंटी क्या होगी। मशीन पर सप्लायर द्वारा दी जाने वाली गारंटी या वारंटी क्या होगी। यह सब हम मशीन के उपकरण के संबंधित जानकारी में रखते हैं। अगला है दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जानकारी। देखिए, एक उद्यमी को बाजार से पहले से अवेलेबल व्यापारियों, उत्पादकों, सप्लायरों, ग्राहकों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और बाजार से संबंधित जानकारियां में एक एंटरप्रेन्योर को पहले से मौजूद व्यापारियों, उत्पादकों, सप्लायरों, ग्राहकों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मेन जानकारी निम्न है। देखिए क्या है, करेंट वर्तमान मैन्युफैक्चरिंग यानी कि करेंट वर्तमान उत्पादक, प्रतिस्पर्धी व्यापारी जिसको हम कहते हैं सप्लायर, और कस्टमर। नीचे है अगला जो टॉपिक है दोस्तों, फाइनेंस यानी वित्त से रिलेटेड जानकारी। तो देखिए, प्रोजेक्ट में फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी यानी वित्त के संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न प्रश्न सहायक है। कौन कौन से, यूनिट की ईयरली फाइनेंस की आवश्यकता कितनी है, यानी कि एक यूनिट है, एक इकाई है। जैसे हमारी एक कंपनी है तो हम क्या कहते हैं कि एक जगह इंडस्ट्री लगाए हैं तो एक हमारी वो यूनिट है। तो यूनिट, उस यूनिट की सालाना क्या होती है, जैसे कि उस यूनिट में कितने वर्कर काम करते हैं, उनको सैलरी देने से लेकर उसमें कितना रॉ मटेरियल लगता है, इन सब में लगने वाला खर्चा क्या होता है, यह वार्षिक फाइनेंस कितना होता है, यह हम लोग पता होना चाहिए। लोन फैकल्टी क्या है, और लोन अगर कभी हम लोगों को लेना पड़ गया तो उसकी सुविधा क्या क्या मौजूद हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को प्राप्त हो सकने वाली डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोत्साहन क्या है, और कौन कौन सी फाइनेंशियल प्रोत्साहन है जो उद्यमी को मिल सकता है, ये इस पे भी हम विचार करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। व्यक्तिगत जानकारी यानी कि कंपनी खोलने में व्यक्तिगत जानकारी का भी बहुत मुख्य हाथ है। जैसे कि यूनिट, जैसे कि हमारी एक कंपनी खोल दिए हैं यानी कि एक फैक्ट्री खोल दिए हैं, तो उसमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है, कितने स्टाफ की क्या है ज़रूरत है। और जैसे कि हर लोग, सारे लोग एक ही पोजीशन पे नहीं ना होंगे, कुछ सुपरवाइजर होंगे, कुछ मैनेजर होंगे, कुछ वर्कर्स होंगे, तो प्रत्येक की क्या क्या योग्यता और कुशलता होगी, यानी कि प्रत्येक स्टाफ की क्या क्या योग्यता और क्या क्या कुशलता होगी। यानी कि उसमें लेबर ग्रेड के कितने होंगे, सुपरवाइजर ग्रेड के कितने होंगे, मैनेजर ग्रेड के कितने होंगे, असिस्टेंट ग्रेड के कितने होंगे, ये सब उनकी कुशलता और योग्यता ये सब भी मालूम होनी चाहिए। कर्मचारियों मजदूरों की सैलरी क्या होगी, और कर्मचारियों की सैलरी और मजदूरों की सैलरी क्या क्या होगी, ये भी व्यक्तिगत जानकारी में आती है। बाकी होती है जनरल जानकारी, सामान्य जानकारियाँ। देखिए सामान्य जानकारी क्या है कि क्या यूनिट के लिए इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि क्या जो हमारी यूनिट है उसके लिए औद्योगिक क्षेत्र में कोई शेड किराए पर है। जैसे कि यदि हमारी यूनिट है क्या करती है, शुगर बनाती है, तो शुगर का प्रोडक्शन करती है यानी चीनी का प्रोडक्शन करती है, तो चीनी जब पैकेट में भर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक शेड में ले जा कर के रख देते हैं। तो हो सकता है कि शेड हमारा हो, या हो सकता है कि शेड वो हम किराए पे लिए हों जिसमें हम चीनी को रख सकते हैं। तो जैसे कि ये भी जानकारियां हमें रहनी चाहिए कि क्या उस यूनिट से रिलेटेड कोई शेड किराए पर है, यदि उपलब्ध है तो किराया क्या होगा, और यदि ज़रूरत पड़ रही है शेड की तो उसकी किराया क्या होनी चाहिए। क्या उद्यमी उद्यम के लिए अन्य आवश्यक संसाधन आसानी से जुटा सकता है,
कि क्या जो उद्यमी होता है वो उद्यम के लिए जो अन्य आवश्यक संसाधन हैं, जो अन्य इम्पोर्टेंट नेसेसिटी वाले रिसोर्स हैं, उसको आसानी से जुटा सकता है। इसी तरह दोस्तों हमारी ये चैप्टर क्या होती हैं, ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं थर्ड वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।